हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। चलिए आज वाटर पोल्यूशन पर सीधे चर्चा करते हैं। देखिए, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जो धरातलीय जल हो या भूमिगत जल हो, ग्राउंड वाटर हो या अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाला जल हो, अगर उसमें अवांछित पदार्थ यानी कि अवांछित पदार्थों को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी कि अनचाहे पदार्थ मिल जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जो अवांछित पदार्थों के मिलने से जल में हानिकारक प्रक्रियाएं जल करने लगता है। देखिएगा, पॉल्यूटेंट्स के कारण जो पॉल्यूटेंट्स हैं तो उसकी जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है एवं जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ये उसके बाद देखिए, प्रदूषित जल, जो अगर वाटर पॉल्यूटेड हो गया तो वो जीवधारियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए, समस्त पेड़ पौधों और जीवधारियों के लिए ये क्या होता है? हार्मफुल होता है, इंजूरियस होता है, हानिकारक होता है। अब देखिए, मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर को पॉल्यूशन करने वाले यानी कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं जिनके कारण जल प्रदूषित हो जाता है? पहला आता है हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स यानी घरेलू अपमार्जक, साबुन, सर्फ, विम आदि। ये क्या है? पौंड वाटर में मिलकर वाटर को यानी कि तालाब के जल को प्रदूषित करते हैं, नदी या तालाब के जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, घरेलू अपमार्जकों से और कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, इस पर भी देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए, घरेलू अपमार्जकों से या घरों से निकलने वाले जो प्रदूषक हैं वो फास्फेट, नाइट्रेट्स और अमोनिया के यौगिक होते हैं। और इसके अलावा एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है, और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट नामक जो पदार्थ है वो तालाब में अम्लीयता यानी कि तालाब में अम्लीयता को बढ़ाता है। तालाब की अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से। तालाब की अम्लीयता बढ़ती है और अम्लीयता बढ़ने से पेड़ पौधों को और जंतुओं को, दोनों को ही नुकसान पहुंचता है, प्लांट एंड एनिमल्स को, और जो जलीय पारितंत्र है उसके लिए भी ये खतरा पैदा कर देता है एल्किल बेंजोनेट। इसके बाद आता है, देखिएगा नेक्स्ट, PO4 और यानी फास्फेट और नाइट्रेट्स। फास्फेट और नाइट्रेट्स की वजह से अगर ये जलीय तालाब में या नदी में पहुंचते हैं तो ये वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। वाटर ब्लूम को जल प्रस्फुटन कहा जाता है। देखिएगा, यहां इस तरह लिखा हुआ है, वाटर ब्लूम यानी कि जल प्रस्फुटन कॉज करते हैं। कौन कौन से पदार्थ? अगर फास्फेट और नाइट्रेट्स जलीय तालाब में मिलते हैं तो ये वाटर ब्लूम कॉज करेंगे, यानी कि जल प्रस्फुटन, इसको जल सड़न भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है? तालाब की सरफेस पर बहुत ज्यादा एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबीना, माइक्रोसिस्टेस आदि शैवाल इसकी सतह पर आ जाते हैं। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि जो शैवाल हैं वो क्या होंगे? उसकी सतह को, तालाब की पूरी सतह को, सरफेस को घेर लेंगे, और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब एल्गी इस पे पूरी सरफेस पर आ जाएंगे, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, तो बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि हो जाती है, और इस तरह से ज्यादा एल्गी की मात्रा जब पूरे सरफेस पर घेर लेते हैं एल्गी, ये शैवाल जो हैं, तो इससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, ये कंडीशन आती है। और इसके अलावा जब ये शैवालों की मृत्यु होती है, जब ये शैवाल जब पूरे सरफेस पर जो आ गए हैं और इनकी डेथ होगी, डैमेज होंगे, तो इनसे तालाब में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जब कार्बनिक पदार्थ उसमें तालाब में ज्यादा हो जाएंगे या नदी में ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर प्लांट्स और एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और पूरे
सरफेस पर प्लांट्स एंड एल्गी उस तालाब को घेर लेते हैं और उसमें उस जल की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, प्लांट और एल्गी उसमें ज्यादा ग्रो करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन या सुपोषण के नाम से जानते हैं। इसे ही सुपोषण कहते हैं। जब तालाब में एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है और एल्गी की डेथ एंड डिके होने से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी और उसमें प्लांट्स और एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, और इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहते हैं। इसमें जलीय जीव, मछली आदि की मृत्यु हो जाती है। तो वाटर ब्लूम और यूट्रोफिकेशन कौन कोज करेगा? फास्फेट और नाइट्रेट्स। अंततः ये बात आ जाती है। अब आता देखिए, इसके अलावा कुछ जो जलीय वातावरण को दूषित करने का जो काम करते हैं वो धार्मिक क्रियाकलाप भी हैं। जब धर्म के नाम पर हम नदियों को, तालाबों को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि हम धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के जिप्सम से बनी मूर्तियों को नदियों में, समुद्र में, तालाबों में इनको प्रवाहित करते हैं, तो जिप्सम को जब मछलियां खाती हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। जिप्सम से बने जितनी भी मूर्तियां हैं। इसके अलावा गंगा स्नान है, नहाने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां पर नदियों में प्रदूषण बढ़ता है मलमूत्र आदि त्यागने से, तो वहां पर प्रदूषण बढ़ जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप भी हैं जिनमें लोग अब डेड बॉडी को ही वहां पर गंगा घाट के किनारे ले जाकर जलाते हैं और वहां पर अधजली लाश या सीधे ही उसमें प्रवाहित कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग क्या करते हैं, नदियों में, तालाबों में मृत पशुओं की डेड बॉडीज को, यानी कि लाशों को भी प्रवाहित कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे कि जल दूषित हो जाता है और तालाब के वातावरण को, यानी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। ये धार्मिक क्रियाकलाप आप अलग से भी इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है, धार्मिक क्रियाकलाप के बाद वाहित मल है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनी मटेरियल होते हैं और सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, यानी कि निलंबित ठोस होते हैं, और हैवी मेटल्स यानी भारी धातुओं होती हैं सीवेज में। और इन सभी के कारण तालाब में क्या है, डीकंपोजर्स की संख्या बढ़ जाती है। डीकंपोजर्स कहते हैं अपघटनकर्ता जो कार्बनिक पदार्थों का या जीवों के अवशेषों का अपघटन करते हैं, उनको सरल तत्वों में तोड़ने का काम करते हैं, उनको हम अपघटनकर्ता या डीकंपोजर्स कहते हैं। और डीकंपोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जो हैं क्या करते हैं, डीकंपोजिशन का काम करते हैं। तो अपघटनकर्ताओं की संख्या जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसमें गंदगी उत्पन्न हो जाती है, बदबू आने लगती है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई आदि उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, बदबू आने लगती है ऐसे तालाबों में, और ऐसे तालाबों में बीओडी में भी वृद्धि हो जाती है। बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं सूक्ष्म जीव, तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तालाब की ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, बहुत तेजी से यूज करते हैं। इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अब आता है, देखिए, जल प्रदूषण के लिए जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मछलियां होती हैं वो होती हैं ट्राउट और डेफनिया आदि मछली जल प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है जल प्रदूषण होने से, ऐसे कार्बनिक पदार्थ अगर तालाब में आकर मिलते हैं। अब आता है, देखिए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स यानी औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायनों से क्या क्या निकलता है? देखिए, डस्ट निकलती है, धूल है, कोयला है और अम्ल है, एसिड बेस, क्षार है, फिनोल है, जिसे फिनाइल के नाम से भी जाना जाता है, साइनाइड है, साइनाइड एक प्रकार का जहर है, कास्टिक है, NaOH कास्टिक सोडा, क्लोरीन, फेरस के लवण निकलते हैं, फेरस सल्फेट आदि के लवण फेरस के, और कॉपर, जिंक, लेड, कैडमियम, पेपर, रबर, ऑयल आदि इन इंडस्ट्रियल केमिकल्स के साथ आ जाते हैं।
तो जो लेड और क्लोरीन क्या करते हैं और कास्टिक, ये हमारे मानव के नर्वस सिस्टम को या जीव जंतुओं के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। उसका जो तंत्रिका तंत्र है उसको कमजोर बना देते हैं, इससे पैरालिसिस आदि हो जाते हैं। जापान में एक घटना हुई थी, आप लोगों को अगर जानकारी हो जापान की घटना की तो हम आप लोगों के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। जापान में एक घटना हुई थी 1952 में, 1952 में मिनेमाटा या मिनेमाता खाड़ी में जो है इंडस्ट्रियों से, जो औद्योगिक क्षेत्र था वहां पर उद्योग धंधों से या इंडस्ट्रीज से, औद्योगिक इकाइयों से पारा यानी कि मरकरी बहुत ज्यादा मुक्त हुआ और समुद्र में जो मिनेमाता खाड़ी है, मिनेमाता बे, तो वहां पर ये Hg की मात्रा समुद्र में पाई गई। और जब Hg वहां समुद्र में मिल गया इंडस्ट्रीज से 1952 में, तो पारा जो है वो मछलियों के शरीर में पहुंच गया, यानी मछलियों ने उसको यूज किया और मछलियों को खाने से, मछलियों के जब शरीर में पहुंचा वो मनुष्यों में पहुंच गया, तो मनुष्यों में मिनेमाता रोग हो गया, एक रोग उत्पन्न हो गया मिनेमाता, और ये भयंकर बीमारी थी और समझ में नहीं आ रहा था ये क्या रोग है मिनेमाता और इससे क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो मिनेमाता एक रोग हुआ जिसमें पैरालिसिस यानी पक्षाघात हो गया था शरीर में और शरीर अकड़ गया था और लोगों की मृत्यु होने लगी थी। तब बाद में जांच करने से पता चला कि इनके अंदर क्या है, ये मरकरी यानी कि पारे की मात्रा है मानव के शरीर में, इसकी वजह से ये मिनेमाता रोग हुआ है। और इसको बाद में जांच की गई तो पता चला ये Hg जो समुद्र में गया है, समुद्र में इंडस्ट्रीज से गया यानी उद्योगों से गया, उद्योगों से मछलियों में और मछलियों से मानव में, ये इस तरह से आया है। अब आता देखिए दूसरा कैडमियम जो है, कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है और जिसमें कैंसर भी होता है, इटाई रोग में कैंसर भी हो जाता है। तो कैडमियम से क्या हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है, कैंसर होने की संभावना रहती है। अब आता देखिए नेक्स्ट एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो कृषि उद्योग के प्रदूषक हैं वो क्या है, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, पेस्टिसाइड, पीलकनाशक यानी कि जो सूंडी वगैरह होती है उनको मारने के लिए, वीडीसाइड खरपतवारनाशी जैसे बथुआ वगैरह है, और हर्बिसाइड्स भी शाकनाशी हैं, शाकीय पौधों को नष्ट करने के लिए कुछ ये रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें डीडीटी भी हो सकता है, आर्गेनो डीडीटी है, आर्गेनो फास्फेटेट 2,4-D भी हैं जो यूज होते हैं। तो ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जैसे डीडीटी है, आर्गेनो क्लोरीन है, आर्गेनो फास्फेट है, तो ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। और ये नॉन डिग्रेडेबल का मतलब है इनका अपघटन नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं ये, यानी कि इनका अपघटन नहीं होता है। ऐसे पदार्थों का जब अपघटन नहीं होगा तो ये मिट्टी में ही मिले रहेंगे और बरसात के द्वारा, बाढ़ के द्वारा ये नदी तालाबों में पहुंच जाते हैं जल के बहाव के साथ और जल को प्रदूषित करते हैं। अब देखिए जल प्रदूषण के प्रभाव, नाइट्रोजन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है जिसको हेमोग्लोबिनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है देखिए फ्लोराइड्स की अधिकता से फ्लोरोसिस हो जाता है जिसमें हड्डियां गलने लगती हैं, दांत गलने लगते हैं। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है और त्वचा रोग, मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़ों के रोग, हृदय रोग और कैंसर आदि होने की संभावना प्रदूषित जल से रहती है। और सबसे बड़ी बात है वाटर के इकोसिस्टम को ये प्रभावित करता है। जो इकोसिस्टम है वाटर का, वाटर इकोसिस्टम जलीय पारितंत्र है, उसको भी प्रभावित करता है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से काफी हानियां हैं और जल प्रदूषण का हम क्या है रोकथाम किस प्रकार करें इस पर भी आप डिस्कस करते हैं। देखिए जल प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं, जो घरों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, वाहित मल है, सीवेज वाटर है, उसकी नालियां बनाकर उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका सीधा संपर्क तालाबों से, नदियों से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज से निकलता है
इंडस्ट्री से निकलने वाला या घरों से निकलने वाला जो भी वेस्ट है, वेस्ट वाटर है या ऐसे केमिकल्स हैं, तो इनका शोधन करके ही ऐसे जल का या दूषित जो रसायन है इनका शोधन करके ही नदी या तालाब में छोड़ना चाहिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधे ही नदियों में या समुद्र में या तालाबों में इसको बहा देते हैं, इससे जल प्रदूषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमें धार्मिक क्रियाकलापों में भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पशुओं को नदियों में या तालाबों में या मृत पशुओं को या उनकी डेड बॉडीज को, उनके शवों को बहाना नहीं चाहिए। जल संतुलन बिगाड़ते हैं, जल प्रदूषण को कॉज करते हैं और विभिन्न बीमारियां फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त पारितंत्र का विशेष ध्यान रखने के लिए हमें पारितंत्र को बचाने के लिए तो जो वाहित मल है या दूषित वाटर है या विभिन्न रसायनों का जो जल है वो तालाबों में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। इसी रसायनों का अपघटन नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स, 2,4-D है या DDT है, ऐसे ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऑर्गेनोक्लोरीन है, ऐसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए, आज जल प्रदूषण यहां समाप्त होता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल